हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ओल्ड एज एंड एनेस्थीसिया, यानी जो हमारे बुजुर्ग हैं और उनमें एनेस्थीसिया के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्या क्या उसमें दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि उम्र के साथ साथ हमें तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की तकलीफ, सांस की तकलीफ, दमा, हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे थायराइड वगैरह, ये उम्र के साथ साथ हमें लग जाती हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको ये बीमारियों के सिम्टम्स आते हैं, इसलिए उनको ये बीमारियां पता लग जाती हैं, वो टेस्ट करवाते हैं तो उनको पता लग जाती हैं। लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको ये बीमारियां पता नहीं चलती लेकिन उनमें ये बीमारियां होती हैं। वो इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें किसी तरह के इन बीमारियों के लक्षण नहीं होते। जिन लोगों को इसके बारे में पता होता है, जो इन बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, उनमें से कुछ पेशेंट्स तो इनकी दवाई या मेडिसिन ले रहे होते हैं। कुछ लोग रेगुलरली लेते हैं, कुछ लोग सही तरीके से नहीं लेते हैं। फॉलोअप उनका कईयों का ठीक होता है, कईयों का ठीक नहीं होता। अब ऐसे पेशेंट जो अबव 60 अगर हम लें, अगर इनको कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्थो की सर्जरी है, या कोई पेट की सर्जरी है, या कोई ब्रेन की सर्जरी है, या किसी भी तरीके की कोई सर्जरी है, तो इनका पहले एक पूरा मेडिकल चेकअप होगा, पूरा एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होती है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है, जिसमें इनका थॉरो इन्वेस्टिगेशन होता है, इनकी हिस्ट्री ली जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं मेडिकली, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की कोई तकलीफ, ये सब बीमारियों के बारे में पूछा जाता है। इनको क्या क्या दवाइयाँ चल रही हैं, ये दवाइयाँ टाइम पे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। उसके बाद इनकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, एक्सरेज होते हैं, ईसीजी होती है, इकोकार्डियोग्राम होता है। जब ये रिपोर्ट्स आ जाती हैं, इन रिपोर्ट्स के बाद फिर एनालिसिस किया जाता है कि इन रिपोर्ट्स में क्या कोई प्रॉब्लम आई है, या कोई चीज़, कोई टेस्ट, कोई डिरेंज तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है टेस्ट। तो उस हिसाब से इनको फिर ऑप्टिमाइज किया जाता है सर्जरी से पहले, डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी की। अगर सर्जरी इमरजेंसी नहीं है तो फिर इनको ऑप्टिमाइज किया जाता है, यदि सर्जरी इमरजेंसी हो जाता है तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनको ऑप्टिमाइज किया जाता है। जैसे शुगर है, कईयों के शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है, या कईयों का हीमोग्लोबिन लेवल्स कम है तो उनको ब्लड लगाया जाता है, या कईयों के किडनी फंक्शन जैसे होते हैं, यूरिया क्रेटिनिन होता है, वो ठीक नहीं है क्योंकि एज के साथ इनमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो उनको उस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है। या कईयों के ईसीजी में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, ईसीजी ठीक नहीं है तो उनके इकोकार्डियोग्राम या टेस्ट किया जाता है। इसके बाद इनके टेस्टों के बाद जो खासकर मेडिकल कॉलेजेस में या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में इनको जो भी प्रॉब्लम टेस्ट में आती है, उसके हिसाब से इनको उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया जाता है, ताकि उसकी एक ओपिनियन ली जा सके, उसकी एक एडवाइस ली जा सके उन टेस्ट को ठीक करने के लिए। जैसे शुगर, अगर अनकंट्रोल स्टेटस है पेशेंट का, शुगर्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाया जाएगा, और उस हिसाब से फिर इनकी शुगर की जो मेडिसिन हैं वो अल्टर की जाती हैं या चेंज की जाती हैं, और ताकि इनके शुगर लेवल्स को कंट्रोल किया जाए। उसी प्रकार से अगर ईसीजी में कोई प्रॉब्लम है, इको भी ठीक नहीं है, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है, हार्ट के डॉक्टर, उनकी ओपिनियन ली जाती है कि इसमें अभी हार्ट का क्या स्टेटस है, किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, सर्जरी में किस तरीके से हार्ट में क्या स्ट्रेस किस तरीके से पड़ेगा। ये सब हम ओपिनियन डिफरेंट डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से लेते हैं। किडनी के डॉक्टर से, यानी जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, अगर पेशेंट की किडनी के टेस्ट ठीक नहीं है तो उनकी भी ओपिनियन ली जाती है। डिपेंडिंग ऑन द जो भी टेस्ट आपके ठीक नहीं आए हैं, उस हिसाब से उनकी ओपिनियन ली जाती है। अब उसके बाद ये सब ऑप्टिमाइज करने के बाद, देखिए इसमें कई बार होता है कि हम पूरा ऑप्टिमाइज तो कर भी नहीं पाते हैं, पेशेंट को इतना वक्त भी नहीं होता कई बार, और जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है
पेशेंट की पहले प्री ऑप में की जाती है, ऑपरेशन से पहले की जाती है। बहुत सारे जो लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा या उनके किसी की अगर किसी बुजुर्ग की सर्जरी हुई होगी, ऑपरेशन हुआ होगा, तो उनमें ऑपरेशन से पहले एक कंसेंट साइन करवाया जाता है जिसमें रिस्क एक्सप्लेन किया जाता है, एनेस्थीसिया के और सर्जरी के रिस्क एक्सप्लेन किए जाते हैं, बताए जाते हैं कि इस ऑपरेशन में आपके मरीज को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे सबसे पहला रिस्क तो इसमें ये एज का हो जाता है। विद एज सारी जो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, ऑर्गन्स हैं, वो कम काम करना शुरू कर देते हैं रूटीन से, तो इसलिए भी सर्जरी का रिस्क और एनेस्थीसिया का रिस्क दोनों इसमें बढ़ जाते हैं। और जैसे हार्ट का है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी को पहले स्टेंटिंग वगैरह हो रखी है, या शुगर्स जो हैं अनकंट्रोल चल रहे हैं, या किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, या किसी को अधरंग की प्रॉब्लम हो चुकी है, या किडनीज ठीक नहीं काम कर रही हैं पेशेंट की, तो इनमें ऐसे में डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सब रिस्क पेशेंट को, अटेंडेंट को एक्सप्लेन किए जाते हैं और इसमें उनकी रजामंदी ली जाती है कि ये उनको बताया गया है। ये देखिए, ये सब इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपके मरीज़ को के बारे में आपको पता हो कि वो मरीज़ को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या है उसको प्रॉब्लम, ताकि क्योंकि ये ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद में भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसमें कई बार ये आता है कि पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारे मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं थी पहले, ये कोई भी परेशानी नहीं है, कोई हार्ट की तकलीफ नहीं है, कोई किडनी की तकलीफ नहीं है। तो उसमें देखो ये होता है कि कई बार पेशेंट को, जैसे मैंने शुरू में बताया था, पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई लक्षण नहीं होते उस बीमारी के, लेकिन जब टेस्ट करवाए जाते हैं ऑपरेशन से पहले, जो भी टेस्ट करवाए जाते हैं, यदि उनमें कोई खराब आते हैं यानी ठीक नहीं आते हैं, तो उस हिसाब से फिर वो उसको रिस्क स्ट्रेटिफाई किया जाता है। हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि मरीज को अगर सांस की दिक्कत आती है तो इसको आईसीयू में भी रखना पड़ सकता है, इनको वेंटिलेटरी सपोर्ट यानी जो सांस की मशीन होती है उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब जो रिस्क बताए जाते हैं, इनसे आपने घबराना नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा आपको उस समय डॉक्टर के साथ, जो भी उस समय डॉक्टर आपको बात कर रहे हैं, उनसे सहयोग करना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इसके बारे में कोई क्वेरीज हैं या कोई डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। थैंक यू।